आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। करेंट अफेयर्स जिसकी भूमिका आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी होती है, या यूं कहें, यदि आप करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, लापरवाही से पढ़ के जाते हैं या इग्नोर करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप, चाहे वह आर ओ ए आर ओ प्री की बात हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी का हो, या किसी भी छोटे बड़े एग्जाम का हो, ओवरऑल आप बाहर ही खुद को समझिए। और स्पेशली बात करें सिविल सर्विस की, तो उसमें तो बहुत ही बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स का। लाख जीएस पढ़ते रहिए, यदि आपने करंट अफेयर्स ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप बाहर हो जाएंगे। वही जिसने ध्यान से पढ़ा है और जिसने लापरवाही से पढ़ा है, उसमें अंतर कितना होता है। जैसे 25 क्वेश्चन आया, आप 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई 20-22 क्वेश्चन कर रहा है, तो सोचिए कि 7-8 से 10 क्वेश्चन आपसे वहीं पे बढ़त बना ले रहा है। जीएस में आप बहुत मेहनत करके 4-5 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो करंट में केवल मेहनत करके 8-10 क्वेश्चन आपसे आगे चला गया है। तो जीएस अलग है, सालों साल आप पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स लास्ट में आकर के आप लोग पढ़ते हैं, और यही लास्ट की जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, यही आपकी नैया उस पार करती हैं। अन्यथा आप जीएस लाख पढ़ के जाइए, करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्री क्वालिफाई करने का सपना देखना बंद कर दीजिए। ऐसे में बात आती है कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, तो उसमें हमने हमेशा 2 मैगजीन को बताया, कम से कम 2 मैगजीन पढ़ना चाहिए, तब जाके आप 80-85 क्वेश्चन कर सकते हैं, 80-85%। और इसकी पूर्ति करने में 2 मैगजीन बेहद ही कारगर है, घटनासार अर्धवार्षिकी या वार्षिकी, और उसके बाद बात आती है क्रॉनिकल पतली वाली है। ये दो किताब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आराम से आप 80-85% क्वेश्चन करंट का कर सकते हैं। अब बात आती है कि घटनासार वार्षिकी नहीं आई है ना, तो कोई बात नहीं, ये देख रहे हैं नीचे दूसरी किताब है, ये इससे पहले आई थी। तो इसमें आपको नवंबर से लेकर के 8 अप्रैल तक का करंट मिला था। जिसने इस किताब को लिया है और फिर इसको ले लिया, तो इसमें ठीक है, जनवरी से लेकर के 2 जुलाई तक दिया हुआ है, या जून लास्ट मानिए, तो कोई बात नहीं। 2 महीने से लेकर के, यानी 2 महीने इसमें एक्स्ट्रा आपने पढ़ा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मान लो पढ़ा, 8 अप्रैल छोड़ दो, मार्च तक ही मानो, तो आपने ऑलरेडी 5 महीने का इससे पढ़ लिया है। बाकी बचा आपका अप्रैल, मई, जून, 3 महीने यहाँ से कर लो, तो 5 + 3 = 8 महीने का हो गया। और क्या ये सफिशियंट है? नहीं। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कम से कम 1 साल, 1 ईयर, 1 ईयर होता है, यानी 12 महीने। ठीक है। इससे पहले पीसीएस के समय जो आई थी घटना साहब, क्या आपने फेंक दिया? नहीं फेंकना चाहिए। वहाँ अगर आप रखे रहते तो वहाँ, और यानी जैसे जून जुलाई में पेपर है, तो ठीक है, जून लास्ट तक आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो जून 2024 से जून 2025 जब आप पढ़ते, तब आपका 1 साल या 12 महीने होता। तो कोई बात नहीं, जो पीसीएस समय आई थी बची हुई है, वहाँ से आप तो जून 2024 से जून 2025 तक पढ़ सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जुड़ जाइए। जिसको पीडीएफ की ज़रूरत है वो पीसीएस के समय वाले का भी मिल जाएगा पीडीएफ। ये वाली जो किताब है इसका भी पीडीएफ, और जो पढ़ा रहा हूँ जो किताब जिसको नहीं उपलब्ध है, बहुत अच्छा होगा कि आप किताब जा कर के ले लें। बहुत ज़्यादा किसी का शार्ट नोट्स पढ़ना, शार्ट कट अपनाना, ये सब बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि अब वो वन लाइनर वाला क्वेश्चन नहीं कि फलाना का मृत्यु हुआ तो कहाँ हुआ, बात खत्म, कब हुआ, कहाँ हुआ, खत्म, ऐसा नहीं है। अब पूछता है भैया विस्तार से। ठीक है, 2-2 3-3 विकल्प बना करके, इसलिए शॉर्टकट पढ़ोगे, दूसरे का नोट्स मिल गया रेडीमेड, चलो फटफट पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन भाई हो जाएगा, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है। उससे पहले घटनासार के बारे में मैंने बताया था। देखो यहाँ मैंने 22 पेज से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्यों? इससे पहले 21 पेज तक वन लाइनर है, वन लाइनर है।
वन लाइनर मैंने पहले बताया था, ये नहीं पढ़ना चाहिए पहले। क्यों? पूछो क्यों, क्वेश्चन बहुत करते हो, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो जो वन लाइनर होता है ना, उसमें मान के चलो कि 80% से अधिक, प्लस ही मान के चलो कि वही चीज़ें होती हैं जो आप ये विस्तार से पढ़ते हो, राष्ट्रीय घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल, पुरस्कार आदि आदि आदि, उसी का शार्ट होता है, वन लाइनर होता है। ठीक है, 80% प्लस ही रहता है। अगर आप उसको पहले पढ़ोगे तो पहली बात तो बहुत बोर हो जाओगे, जल्दी खत्म नहीं होगा, पहाड़ जैसा महसूस होगा। इसलिए पहले ये विस्तार वाला पढ़ लो, यहां से शुरू करो। चाहो तो राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ने के बाद वन लाइनर राष्ट्रीय घटनाएं जाके देख लो, या पूरी किताब पढ़ लो, लास्ट में उसको देख लेना। असल में वो होता है, कम समय है, आप तो एक नज़र उसको देख लो। नहीं, सही तरीका है, आप यहाँ विस्तृत जहाँ से शुरू होता है आपकी घटनाएं, वहाँ से पढ़ना शुरू करिए, उसके बाद ख़त्म करिए, तब उसको देख लीजिए। ये देख लिए तो वो नहीं देखेंगे तब भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन वो देख करके सोचे कि बस इसको छोड़ दो, तो काम नहीं चलने वाला है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। ध्यान रखने की बात यह है, करंट अफेयर से 224 पेज का है, और हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे, फालतू चीज़ों को छोड़ देंगे, है ना। एक एक लाइन महत्वपूर्ण नहीं होता, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वह 4 विकल्प वाला आए या 4 ऑप्शन बना करके आपको 4 विकल्प मिले, उन पॉइंट को हम लोग देखते चले जाएंगे। जैसे केरल 2020-25 के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष क्या है, इसके बारे में देखते हैं। केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। किसमें घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया? वन लाइनर बनेगा तो बस इसी से क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रही बात है स्कोर वगैरह जल्दी नहीं पूछता है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका किया गया। इस मूल्यांकन में केरल को 72.22 स्कोर मिला, और यह एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा राज्य की रेटिंग प्राप्त हुई है। बस पर्याप्त है। बाकी देखना है शीर्ष 4 देश, तो नंबर 1 केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पंजाब और चौथा हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा में केवल केरल है, बाकी सब अच्छा अच्छा है। तो ये 4 नाम आप याद कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश का शीर्ष पार्क माना गया है। दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित इस पार्क का क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। किसको माना गया है, कौन पार्क का नाम क्या है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, देश का शीर्ष उद्यान केरल में है। बस काम खत्म, बाकी चीज़ों को छोड़िए। ठीक है, यह पश्चिमी घाट में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। इसका स्कोर 92.97% है, देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को भी 92.9 की रेटिंग प्राप्त हुई। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा पूछ देगा तो क्या कहोगे, नहीं पता है? नहीं, दाची ग्राम का हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद केरल का ही माथी केतनल 16 राष्ट्रीय उद्यान को 90.63 स्कोर प्राप्त है। ठीक है, और गैलेक्सी मेंढक की एकमात्र ज्ञात प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यही मथी केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और एक नील कुरुंजी फूल है जो हर 12 वर्ष में एक बार खिलता है, को कौन सा आश्रय देता है? थोड़ा जान लीजिए, एराविकुलम देता है। बस ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा। बहुत चीज़ें पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 20। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 18 जून 2025 को शैक्षणिक वर्ष 22-23 और 23-24 के लिए संयुक्त रूप से प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया गया।
यह सूचकांक क्या है? भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक उन्नत मूल्यांकन उपकरण है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन को आकलित करता है, आकलन करता है। ठीक है, 2017-18 से शुरू किया गया था इसे, और इस प्रकार से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रेड ए में कौन है। ठीक है, चंडीगढ़ सूचकांक में चंडीगढ़ ने अंक नहीं पूछता है, राज्य का नाम ध्यान रखिए। इतने स्कोर के साथ ग्रेड प्रतिष्ठा फर्स्ट तक पहुंचने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बना है। कौन सा? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ को थोड़ा सा फोकस में रखना है। बाकी ये जो कहानियां हैं इसको तो एक नज़र देखते हुए आगे बढ़िए। मेन पॉइंट पे मैं रुकता हूँ, है ना, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 10 ग्रेडों में इसे वर्गीकृत किया गया है ना। 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, केरल, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र तथा राजस्थान ने 581 से 640 के बीच स्कोर प्राप्त किया और ग्रेड प्रतिष्ठा 3 कहा जाता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय ने आकांक्षी 3 यानी स्तर 10 में स्थान पाया है, जो सबसे निम्न है। तो सबसे निम्न में हो गया मेघालय और प्रतिष्ठा 3 में ये सारे राज्य हो गए। ठीक है, और नंबर 1 केंद्र शासित कौन है? यहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ था ऊपर, है ना। और बाकी इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, बाकी आगे बढ़िए। अगला है आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली विजयवाड़ा। ध्यान रखिएगा, विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान भारत ने क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरे हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। ठीक है, अमरावती में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की घोषणा की। यही तो है सारा प्रश्न, किसने? भारत ने। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की घोषणा की। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? जाहिर सी बात है, क्वांटम मिशन है ना। इस वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में काम करेगी। ठीक है, वैली हेल्थ केयर से लेकर के एग्रीटेक जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और उससे लाभ उठाया जाएगा। तो सबसे बड़ा नाम क्या है और कहाँ पे स्थापित किया गया? ठीक है, तो आराम से इसको तैयार करिए। आगे का जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य। लीजिए भाई, भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने अरलम अभ्यारण्य, क्या नाम है? अरलम अभ्यारण्य को भारत की पहली तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। तो नाम है अरलम अभ्यारण्य। ये भारत का पहली है, राज्य का नहीं सोचिएगा, भारत का है पहली। राज्य का तो पहली जाहिर सी बात है हो जाएगा, भारत का ही पहला है तो राज्य का तो होगा ही। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। बस ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा जिला देख लो। केरल के कन्नूर जिले में स्थित है, नाम हो गया अरलम। ठीक है, बात खत्म। बाकी लंबाई चौड़ाई कितने में फैली हुई है ये सब चीज़ें नहीं पूछता है ना। तितली प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा और हाथी घोड़ा थोड़ी नहीं पाला जाएगा। तितली के लिए है तो तितली ही रहेगा। अरलम में बटरफ्लाई सफारी ट्रेल जैसे गाइडेड भ्रमर यात्राएं संचालित की जाती हैं, जिसमें आगंतुक तितलियों के व्यवहार, उनके पोषण, इन सब के बारे में जान सकेंगे। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? क्या आपने पहली बार सुना? नहीं, जीएस में आपने पढ़ा है, बस तो पढ़ा है तो ये समझ लो, भारत ने वन्यजीव संरक्षण में अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को एक बार फिर से सिद्ध किया है, जब उसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया। पहली है, कहाँ? नई दिल्ली। नाम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस।
बात करते हैं प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता किया, नहीं 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 नहीं, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। दूसरा ऑप्शन गलत बना करके कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है ना। तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसकी अध्यक्षता किया। इसमें 9 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। 7 प्रमुख बिल्ली प्रजाति हैं, नाम ध्यान रखना। कभी पूछ दिया कि इनमें से, जीएस के तौर पे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा भैया बिल्ली प्रजाति में नहीं है, तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा, ये है भैया 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति। तो इसको बचाने के संदर्भ में इनके जो है संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की महासभा हुई, पहली बार भारत में, नई दिल्ली में। बस काम खत्म, आगे बढ़िए, ज्यादा परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए, जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य और लक्ष्य दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना और उनके संरक्षण का प्रयास करना है। बस काम खत्म, ठीक है। और भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मत से आईवीसीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उन्होंने अध्यक्षता किया है ना। बस विश्व के 9 देशों ने अपनी भागीदारी जताई है। इन 9 देशों में भूटान, कंबोडिया, एस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन अपना ध्यान दे लेना भैया थोड़ा सा। HAL का इसरो से SLLV तकनीक हस्ताक्षर समझौता, इसको देख लेते हैं क्या है भाई। बेंगलुरु की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने 21 जून 2025 को लघु उपग्रह प्रक्षेपण SSLV की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 511 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह अनुबंध प्राप्त किया, ठीक है। इस अनुबंध को हासिल करने की दौड़ में बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन और हैदराबाद की भारत डायनोमिक्स लिमिटेड भी शामिल थी। अनुबंध के लिए यही हुआ है, बस सीधा सीधा पॉइंट आप ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी पूछे भी नहीं जाते हैं, है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, है ना, बहुत चीज़ें हैं। डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन, फ्रांस की, कहाँ की भैया, फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि वह फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगी। कौन बनाएगी? फ्रांस सरकार। इसकी कंपनी का नाम है डसाल्ट एविएशन कंपनी, ठीक है। क्या बनाएगी? फाल्कन 2000 LXS, इसके लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगी। इसकी घोषणा 2025 पेरिस एयर शो में की गई। भारत में निर्मित पहला फाल्कन 2000 LXS विमान 2028 में आने की उम्मीद है। तो सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है फाल्कन 2000 LXS किन देशों की योजनाएं हैं या किसके किसके बीच में है। पहला जो है फाल्कन कब आएगा? 2028 में आएगा, ठीक है। डसाल्ट क्या है? डसाल्ट राफेल लड़ाकू विमानों का भी निर्माता है। डसाल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमानों के धड़ के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हैदराबाद संयंत्र में 2028 में उत्पादन शुरू होने लगेगा। बस काम खत्म, ठीक है। डसाल्ट एविएशन के इतिहास में यह पहली बार है कि उसके राफेल लड़ाकू विमान का ढांचा फ्रांस के बाहर निर्मित किया जाएगा। कहां बाहर? भारत में, ठीक है। फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण महाराष्ट्र के मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SJED के डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड नागपुर सुविधा में किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका स्वामित्व अनिल अंबानी के पास है, जो धीरू भाई के अंबानी भी हैं, छोटे धीरू भाई अंबानी के भाई हैं, ठीक है।
भारत दुनिया का कौन सा देश? पांचवा। भारत दुनिया का पांचवा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। वर्तमान में फ्रांस, कनाडा, ब्राजील और अमेरिका में इस प्रकार के विमान बनाते हैं। ठीक है, तो हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। सेफ्रॉन और हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल, और फ्रांस की, देखना यहां भी फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। कहां हुआ? पेरिस एयर शो के 55वें संस्करण में। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन इंजन के पार्ट तैयार करेंगे। हाल ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि इस समझौते पर एलसीए डिवीजन के जीएम अब्दुल सलाम और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के वाइस प्रेसिडेंट डोमिनिक डो के बीच हस्ताक्षर हुआ। ठीक है। इसके अलावा सेफ्रॉन तेजस MK2 के लिए 110 KN क्षमता वाला एक शक्तिशाली इंजन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। तो फ्रांस वाला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों क्वेश्चन ऊपर का। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की गई है। कब जारी की गई है, किसने जारी किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ही जारी करता है। 16 जून 2025 को 2027 जनगणना की अधिसूचना जारी की गई। भारत सरकार ने 4 जून 2025 को 16 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 16 वर्षों के बाद जनगणना 2027 कराने का निर्णय लिया। वैसे कितना होता है? प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है। अभी कितना हो गया भैया? 16 वर्ष। 4 जून 2025 को 16 वर्षों के बाद जनगणना कराने की घोषणा की है, जो 2 चरणों में होगी। कितने? 2 चरणों में होगी। इसमें पहली बार जातिगत गणना भी शामिल होगी। ध्यान रखना है। ध्यान ये भी रखना है कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल है। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 होगी। ठीक है। कोविड-19 कारण स्थगित कर दिया। जनगणना 2027 जिसे 28 फरवरी 2027 तक किया जाना है और डेटा की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 सुबह 12 बजे है, किया जाना है। पहले चरण में गृह सूचीकरण और दूसरे में जनसंख्या गणना होगी। 2 चरणों में होगी, ऊपर ही बात पता चल गया। ये है ना जी 2 चरणों में। तो 2 चरण में से पहले चरण में क्या होगा? घर, गृह माने घर, घरों का सूचीकरण किया जाएगा और दूसरे में जनसंख्या की गणना होगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है ना। यह जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं, जब से मतलब भारत आज़ाद हुआ तब से गिनोगे तो 8वीं, और एकदम शुरू से करोगे लॉर्ड रिपन वगैरह और मेयो वगैरह की बात करके 16वीं हो जाएगी। ठीक है। बस 2011 में भारत की जनसंख्या 1.2 अरब से अधिक दर्ज है। अब देखते हैं आने वाले में कितना होने वाला है। ठीक है। आइए भैया, बात करते हैं अगले न्यूज की। भारत नार्वे के सहयोग से, किसके सहयोग से? नार्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत, पहला कौन? भारत नार्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। भारत ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला
स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। किसने किया है, किसके साथ किया है? ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे मत रखिएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया, कहीं दिमाग में हो कि ये अनुसंधान पोत है ना, तो कहीं और कोई ने किया हो, ये सब मत। नाम स्पष्ट रूप से किसने किया है, रक्षा मंत्री ने किया है, विदेश मंत्री ने किया है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी दूसरा विकल्प ऐसे बन जाता है। भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, भारत लंबे समय से अंटार्कटिका और आर्कटिक अनुसंधान में सक्रिय है, लेकिन अब यह विदेशी जहाज़ों पर निर्भर नहीं रहेगा। यानी अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र में जो अनुसंधान होगा अब अपने खुद के जहाज से किया जाएगा। नॉर्वे के सहयोग से भारत पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बना रहा है। जाहिर सी बात, पोत का उद्देश्य गहरे समुद्र अन्वेषण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान, ध्रुवीय बर्फ और जलवायु अध्ययन तथा अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में मिशनों का समर्थन करना है। ठीक है, पर्याप्त हो गया। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर, यानी पशु के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली और मुंबई, कहाँ? दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे पर देश का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर हिस्सा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। कहाँ से? रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। क्या गुजरता है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर हिस्सा। इसमें पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास तैयार किया गया है, जिसे ऊपर से पेड़ पौधों और घास से कवर किया गया है, जिससे यह जंगल की तरह दिखाई देता है और जानवर बिना किसी घबराहट के सड़क को पार कर जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है। कहाँ बना है ना? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 12 किलोमीटर हिस्सा है जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। बस जानवर के उस पार से उस पार आने जाने में, उनको संरक्षित करने में मदद मिलेगी। भारत में खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक विस्तृत अध्ययन में भारत के जंगलों में खुरधारी स्तनधारियों, जिसके खुर निकला होता है, आबादी का आकलन किया गया। भारत के जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल, स्पॉटेड डियर, सांभर बड़ा हिरण, गौर, भारतीय बाइसन प्रमुख है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीतल जिसे स्पॉटेड डियर कहा जाता है, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है। ध्यान रखिएगा। सांभर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्रों में स्थिर है, विशेषकर मध्य भारत पश्चिम में। गौर घने जंगलों और उबड़ खाबड़ इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, तो चीतल का ध्यान रखिएगा। और अन्य प्रजातियों में नीलगाय भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है जो कृषि क्षेत्रों में भी देखी जाती है। बस बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है भारत 2026 और 28। ये डेट याद रखना, ईयर याद रखना। 2026 से 2028 अवधि के लिए चुना गया, क्या चुना गया? ECOSOC क्या है? इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत को चुना गया है। किस अवधि के लिए? 2026 और 28 के लिए। ठीक है, सतत विकास 3 आयाम आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के केंद्र में है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि किसके लिए, कब से कब तक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए 2026 से 28 अवधि के लिए भारत को चुना गया है। और भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान व चीन के साथ चुना गया है।
ये पूछा जा सकता है कि भारत को साथ और कौन से देश शामिल है, तो लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और चीन, और उसके बाद भारत, इन चारों को चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4 सदस्यता आवंटित की गई है। ठीक है, इसके अलावा अन्य सदस्य भी चुने गए हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या इसमें 54 है। इनमें से प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका है। ठीक है, भारत का 3 वर्षों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष का कार्यकाल है, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक। बस इतना पर्याप्त है, पॉइंट टू पॉइंट। भारत का यह 18वां कार्यकाल है। ठीक है, पिछली बार 2008 से 20 के मध्य लगातार 4 कार्यकालों में भारत ने सेवा दी थी। भारत 2025 से 28 अवधि के लिए IIAS का अध्यक्ष, यहाँ पे 2026-28 है, किसका अध्यक्ष है? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद। यहाँ पे IIAS यानी अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसका फुल फॉर्म है। ब्रुसेल्स में आयोजित, भारत ने 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित समारोह में शामिल हुआ है ना, और वहाँ पर 25 और 28 की अध्यक्षता के लिए, बस 25 और 28 का ध्यान रखना, अध्यक्षता के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह पहला अवसर है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यह पहला अवसर है जब भारत ने इस वैश्विक संस्था की अध्यक्षता प्राप्त की है, और साथ ही यह भी पहली बार है कि संस्था के 100 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष का चुनाव मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये तो ध्यान रखना ही है पहले पैरा में, ये भी आपको गौर से पढ़ना है। भारत 1998 से IIAS का सदस्य तो रहा है, लेकिन अध्यक्ष नहीं था, और इस वर्ष के चुनाव में भारत ने श्री वी श्रीनिवासन को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया। तो नाम भी याद रखना, अध्यक्ष कौन बना है? श्री वी श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए, यह एक वैश्विक महासंघ है जिसमें 31 सदस्य देश हैं, 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 अकादमिक अनुसंधान शामिल है। उद्देश्य लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ पर है। देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 जून 2025 को भारत जेन का याद रखिएगा नाम, भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। भारत जेन 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी बहुत परेशान होने की जरूरत फिलहाल नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज तथा भारत का केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खाद। प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, राजमार्ग मंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर झंडा फहराते हुए भी देखा होगा भारत का आपने। चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी, एक अंजी नदी भी है चिनाब नदी की जो सहायक नदी है, इस अंजी नदी पर अंजी खाद ब्रिज, इसमें नाम में ही लगा हुआ है अंजी नदी का नाम, अंजी नदी है, और अंजी नदी पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल रियासी जिले के कौरी और बक्कल को जोड़ता है। चिनाब रेल ब्रिज रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा, कहाँ, भारत का नहीं, एशिया का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई
नहीं, यही विकल्प में गलत बना सकता है। 259, 265, 359, 459। ऊंचाई 359 है, 359, जो फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। बात करें इसकी लंबाई की तो 1315 मीटर है। ये सब पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। 359 मीटर, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा, लंबाई 1315 मीटर है, ठीक है। यह पुल 8 तीव्रता के भूकंप, 40 टन TNT तक के विस्फोट, 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली वायु को सहन करने की क्षमता रखता है। इस पुल का निर्माण कौन किया? कोंकण रेलवे कारपोरेशन द्वारा तथा न्यू IISc बेंगलुरु द्वारा डिजाइन की गई थी। निर्माण कोंकण रेलवे कारपोरेशन तथा न्यू IIS बेंगलुरु द्वारा डिजाइन की गई थी। IIT दिल्ली, IIT रुड़की ने भूकंपीय विश्लेषण किया था, जबकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने सुनिश्चित किया कि पुल विस्फोट प्रतिरोधी है। ध्यान रखिएगा। यह पुल इस पुल में एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह 8 पुलों में से एक के खराब हो जाने पर भी स्थिर और कार्यशील बना रहेगा, जिससे ट्रेनें धीमी गति से चल सकेंगी। इस पुल के निर्माण में लगभग 29,880 टन, रटन क्या होता है, रटन लिखा हुआ टन समझो, टन स्टील का प्रयोग किया गया। इसकी उम्र 120 साल, कितनी उम्र है? 120 साल लगभग मानी गई है। बात करें अंजी खाद ब्रिज का, तो भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज होने के साथ चिनाब रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो यहाँ का भी ध्यान रखिएगा। चिनाब और अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसका भी ध्यान रखना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। यह रेल नेटवर्क 272 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 272 किलोमीटर लंबा है। 43,780 करोड़ की लागत से बनाया है। हिमालय इलाके से गुजरती इस रेल लाइन में 36 सुरंग पड़ेगी, जो 119 किलोमीटर तक फैली है। 943 पुल कश्मीर की विभिन्न घाटियों, चोटियों और पर्वतीय दरों पर बनाए गए हैं। लो भैया, फिर से आ गया 2025-26। एक हम लोगों ने पढ़ा 26 से 28, एक हमने पढ़ा 25 से 26, और एक और पढ़ा था, वो क्या था? वो था ऊपर गया, उसका ध्यान रखना है। ये वाला प्रश्न 25 से 28, ये है 25 से 28, ठीक है। ये है 26 से 28, ध्यान रखना। एक है 25 से 26, क्रम में लगा लो। 25 से 26 वाला क्या है, 25 से 28 वाला क्या है, 26 से 28 वाला क्या है ना। तो ऐसे आसान हो जाता है सीरियल से लगाने से। क्या है भैया 25 से 26 वाला 2 साल के लिए? आओ देखते हैं। APO, अब APO क्या है? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 2025-26 सत्र की अध्यक्षता ग्रहण किया है किसने? अरे भारत ने, अपने देश भारत ने किया है। यह जिम्मेदारी जकार्ता इंडोनेशिया में 20-22 मई 2025 के बीच आयोजित 67वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सौंपी गई। ठीक, बस बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसकी मुख्यालय की बात करें। APO एशियाई उत्पादकता संगठन का मुख्यालय तो एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में है। सदस्य देशों की संख्या 21 है। ठीक, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य। इंपॉर्टेंट है, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर बना है। ध्यान रखना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है। 2011 की जनगणना से पूछेगा तो उसका अलग उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मई 2025 में। ये मई 2025 का न्यूज है। भारत के 2 राज्यों मिजोरम
और गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है। वहीं जून 2025 में त्रिपुरा पूर्ण साक्षरता वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मतलब मई में मिजोरम पहला और फिर दूसरा गोवा और जून में आकर के त्रिपुरा ने तीसरा राज्य बनने की घोषणा किया है कि हम साक्षर हैं पूर्ण यानी 100%। बात खत्म। तो 20 मई 2025 को आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है आयोजित एक समारोह में मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, नाम भी याद रखना मुख्यमंत्री का, कहीं पूछ दिया मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, इन्होंने घोषणा किया मिजोरम के पूर्ण साक्षर बनने की। ठीक है। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अरे पूर्ण साक्षर तो तीनों है, पहला क्यों है? क्योंकि पहले घोषणा मिजोरम द्वारा किया गया है भाई, बात को समझो। ठीक है। कितनी साक्षरता पहुंच गई? 98.2%। ध्यान रखना, पूछ सकता है। ठीक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% पहुंच गई है। ठीक है। इससे पूर्व जून 2024 में लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। लो भैया, ये तो 3 राज्य हो गए, मिजोरम पहला, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश भी है एक लद्दाख, इसका भी ध्यान रखना। लेकिन बस बात यहाँ आ गई है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये जून 2024 की बात है। जून 2024 में लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना और यहाँ बात हो रही है 2025 की। तो 20 मई 2025 को तो मिजोरम बन गया और भैया 30 मई 2025 को गोवा बन गया। गोवा के 39वें स्थापना दिवस यानी 30 मई 2025 को वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के दौरान ऐसी घोषणा की कि गोवा पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है और जिसने भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जिसने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार कर लिया है। चलो भैया, ये हो गया। और पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार गोवा की साक्षरता दर 93.60 है, जो पहले ही देश में सर्वोच्च में से एक थी। अब बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा तीसरा क्यों आया? क्योंकि ये 23 जून को घोषणा किया और मिजोरम 20 मई को, मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य बनने का घोषणा किया है ना। वर्तमान में त्रिपुरा की साक्षरता 95.6 पहुंच गई है। बस काम खत्म। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। उससे पहले 2024 में लद्दाख। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब। आप सभी को पता होना चाहिए कि 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु के बाद भारत ने 7 से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमला कर उसे करारा जवाब दिया। ऑपरेशन में वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी शामिल थे। ठीक है। नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना को तटीय क्षेत्रों तक सीमित रखा और कराची पोर्ट को निशाना बनाने की तत्परता दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया गया। 6 पाकिस्तानी सैन्य एयरबेस और यूएवी कमांड हब्स को निशाना बनाया गया तथा आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया गया। भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर को दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम के बाद स्थगित किया गया, इसे समाप्त नहीं किया गया है। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में बदलाव कर सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य प्रक्रिया की नई रेड लाइन स्थापित की है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI-2 का शुभारंभ। क्या है ये? ग्रामीण विकास को डेटा आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने
पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 20 का शुभारंभ किया है। किसने किया है? पंचायती राज। पंचायत से संबंधित तो पंचायती राज ही करेगा। शुभारंभ किया। यह शुरुआत 26-27 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय राइट शॉप के दौरान की गई। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर योजना निगरानी और शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना है। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त इसके तहत बनाया जाएगा। ठीक है, विषय में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की उपलब्धता, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण शामिल है। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। तो कौन इस समय अध्यक्ष है? DRDO का अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। इन्हीं के द्वारा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का मेट हाउस दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। मेटकाफ हाउस दिल्ली में उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा एवं रणनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाना। बस हो गया। ठीक है, स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी। अमेरिकी उद्योगपति हैं एलन मस्क। इनकी स्वामित्व वाली कंपनी है स्टारलिंक। इसी कंपनी को भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लगभग 3 साल बाद मंजूरी दी है और कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस हेतु लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी 29 कड़े मानकों को स्वीकारने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। अंतिम लाइसेंस कंपनी को सभी शर्तें पूरे करने के बाद मिलेगा। स्टारलिंक के पास वर्तमान में 7000 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का नेटवर्क है, जो भारत में हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। यह लाइसेंस स्टारलिंक को भारतीय एयरटेल, यूटेलसैट की वनवेव और रिलायंस जियो के बाद सैटेलाइट आधारित इंटरनेट की पेशकश करने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। यानी पहली कौन सी थी? भारतीय एयरटेल, दूसरा भैया रिलायंस जियो, अब एक तीसरी हो गई स्टारलिंक। बस काम खत्म, उद्देश्य वगैरह सब देख लिया। अरुणाचल में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन। मई 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं, अशुद्ध बोलते हो, अरुणाचल नहीं, अरुणाचल हिमाचल, बहुत से लोग बोलते हैं अरुणाचल हिमाचल, शुद्ध शब्द है अरुणाचल हिमाचल। जहाँ अरुण माने सूर्य, जहाँ पे सूर्य का उदय होता है वही है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में, पश्चिम कारेंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, उसी जिले में दिरांग में पूर्वोत्तर भारत का पहला भू तापी उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक खुदाई की गई। दिरांग क्षेत्र एक मध्यम से उच्च उष्मा भूतापी क्षेत्र है, जहां जलाशय का तापमान लगभग 115 डिग्री सेल्सियस रहती है, जिसकी भूवैज्ञानिक विशेषताएं कुशल और कम प्रभावी ड्रिलिंग का समर्थन करती है। ठीक है, भूतापी ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त उष्म ऊर्जा है। जियो यानी पृथ्वी, थर्मल माने उष्मा। ठीक है, तो भूतापी संसाधन गर्म पानी के जलाशय होते हैं जो विभिन्न प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं या मानव द्वारा विभिन्न तापमानों और गहराइयों पर बनाए जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में
26 मई 2025 को भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP यानी हार्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया। मेक इन इंडिया पहल के तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से विकसित यह शक्तिशाली एकल यूनिट लोकोमोटिव माल परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदलने जा रहा है। इससे भीड़ भाड़, टर्न अराउंड समय और संचालन की कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाया गया यह 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली एकल यूनिट इंजन है। ठीक है, यह गुजरात के दाहोद में नए निर्माण संयंत्र में तैयार किया गया है। ठीक है, टक्कर रोधी कवच प्रणाली से भी लैस है यह इंजन। ठीक है, पारंपरिक मालगाड़ी इंजन आमतौर पर 4500 या 6000 हार्स पावर के होते हैं। 12000 हार्स पावर इंजन दो 6000 हार्स पावर यूनिट को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, दाहोद संयंत्र में 1200 इलेक्ट्रिक माल लोकोमोटिव बनाए जाएंगे, जिसके 89% पुर्जे भारत में निर्मित होंगे। तो ये 9000 हार्स पावर का इंजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में इसका उद्घाटन किया हरी झंडी दिखा करके। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। बस इतना ही पर्याप्त है। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति। अभी तक भारत की प्रौद्योगिकी नीति देखे थे, अब राज्य का देख लीजिए। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अप्रैल 2025 में अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर आधिकारिक रूप से उन भारतीय राज्यों की श्रेणी में प्रवेश कर लिया जिनके पास समर्पित अंतरिक्ष क्षेत्र नीतियां हैं। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना तथा अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। यह पहल राज्य की एरोस्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत देश की व्यापक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2025 को कैबिनेट ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दिया गया। इस फैसले से ध्यान रखिएगा, इस फैसले से तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात की तरह उन राज्यों में शामिल हो गया जिनके पास निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने की रणनीति है। समझ में आ गई बात? कर्नाटक और गुजरात की तरह तमिलनाडु भी शामिल हो गया। ठीक है, जाहिर सी बात है अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बढ़ावा देना, सशक्त बनाना, बढ़ावा देना है ना, यही सब चीज़ें हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी में पहले से ही इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो आपको पता ही है, जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रोपोलेट इंजन के अनुसंधान और परीक्षण में सहायक है। दूसरा भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में निर्माणाधीन है। NIT तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के बारे में। और बात करते हैं भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15 मई 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया में कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश प्रस्तुत करने के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज एंकर, जिसका नाम अंकिता है, का अनावरण किया। किसने? असम सरकार ने। किस न्यूज एंकर को? AI न्यूज एंकर, उनका नाम अंकिता। इस नवाचार शासन और मीडिया AI उपकरणों के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है, जबकि मानव रोजगार के लिए इसके निहितार्थ बहस को जन्म देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित न्यूज एंकर अंकिता के लॉन्च के समय असम ने डिजिटल गवर्नेंस के एक नए युग में कदम रखा है। ठीक है, तो AI न्यूज एंकर है अंकिता इसका नाम है, असम में चालू हुआ है। बस बात खत्म। भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति। भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से ध्रुव नीति संदर्भ और विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस के लिए डिजिटल हब दस्तावेज का अनावरण 30 मई 2025 किया, जो डिजिटल
जियो कोडेड एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में एक बड़ा कदम है। ध्रुव नीति का उद्देश्य देश में एक डिजिटल पता प्रणाली बनाना जो पते की जानकारी को संरक्षित और उपयोग करने के तरीकों को बदल सकता है। ठीक है, तो ध्रुव नीति, डाक विभाग, भारत सरकार, उद्देश्य, बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं पड़ना है। डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर के पहले लॉन्च के आधार पर औपचारिक रूप से ध्रुव नीति दस्तावेज जारी किया। डिजिपिन प्रणाली देश भर में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित, पहला है देश का। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहाँ, किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह, क्या नाम है, विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह, इसे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, क्या है, देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है। बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई वाला ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो विश्व के कुछ चुने बंदरगाहों में पाया जाता है। यह बंदरगाह विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है, जिससे भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, विंझिजम पोर्ट ट्रांसशिपमेंट के लिए भारत की विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटाएगी, जैसे कोलंबो और सिंगापुर। माल ढुलाई के समय और लागत की बचत होगी, आर्थिक दक्षता में वृद्धि होगी। समुद्री सीमाओं के निकट यह बंदरगाह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को सशक्त करेगा। तो ध्यान रखना, कहाँ पर है, किसने उद्घाटन किया, बस काम खत्म। तेलंगाना सरकार ने कवाल के बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने कवाल कोई जगह है, बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आदेश जारी कर कवाल टाइगर रिजर्व, तेलंगाना, जीएस में पढ़ा होगा पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले किताब में, कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तेलंगाना में है, क्वेश्चन भी इस पर आया हुआ है। और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र है। ठीक है, नाम से ही पता चला, अंधेरा पढ़े होंगे, को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारा को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। किसने, तेलंगाना सरकार ने। कवाल टाइगर रिजर्व और टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, इसको जोड़ने वाली एक बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया है। ठीक है, नवघोषित रिजर्व भारत की बड़ी बिल्लियों की आबादी और मध्य भारतीय प्रदेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुमराम भीम आसिफाबाद जिले तेलंगाना में स्थित है, जो आसिफाबाद कागजनगर डिवीजनों में फैला हुआ है। इसमें 10 मंडल 78% वन ब्लॉक शामिल है। ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कहाँ पर क्या किया गया है। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल अब राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है, जो बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन के जरिए संभव हुआ। यह लाइन पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी में दुर्गम इलाकों में मजबूत बनाएगी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आइजोल पूर्वोत्तर की ऐसी चौथी राजधानी है जिसे रेल संपर्क से जोड़ा गया है। पहले त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को यह सुविधा मिली थी। मिजोरम, जिसे पहाड़ी लोगों की भूमि कहा जाता है, पहले रेल नेटवर्क केवल बैराबी तक यानी 1.5 किलोमीटर ही थी, अब ये जुड़ गई है राजधानी तक। ठीक है, इस रेलवे लाइन में 48 सुरंगें, 142 पुल और कई रोड ओवर अंडरब्रिज शामिल हैं, जिसमें 104 मीटर ऊंचा पुल
की संख्या 196 विशेष है। बस ठीक है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल पूर्वोत्तर की चौथी ऐसी राजधानी है जो रेलवे से जोड़ी गई है। 16वीं एशियाई शेर गणना 2025। गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार गुजरात एशियाई शेरों की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गए 891 हो गई। किसकी? एशियाई शेरों की संख्या। गुजरात में 891 एशियाई शेर हैं। यह संख्या वर्ष 2020 15वीं गणना के समय 674 थी। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 32.2% की वृद्धि हो गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या हो गई है 891, 32.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है। बस बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, हाल ही में बेंगलुरु को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया। ध्यान रखना, कर्नाटक को नहीं, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहां की एक सिटी है बेंगलुरु, उसको आधिकारिक रूप से भारत का पहला तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, जिससे यह मेट्रो शहरों के किनारे पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। कौन? बेंगलुरु। ठीक है। बेंगलुरु के बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कड़ी सुरक्षा और बेहतर शिकार उपलब्धता तथा स्थानीय समुदायों के साथ सह अस्तित्व के कारण संभव हुआ। वर्तमान में 80 से 85 तेंदुए रहते हैं, जो इसे दुर्लभ शहरी क्षेत्र बनाता है, जो मुंबई की ज्ञात 54 तेंदुए से अधिक है। जाहिर सी बात है, बेंगलुरु भारत की तेंदुआ राजधानी है। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य चीतों का तीसरा अस्थाई आवास। लो भैया, इससे पहले 2 था, अब 3 हो गया। चीतों का पुनर्वास किया गया मध्य प्रदेश में, पता ही है। चीतों के पुनर्वास की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। मध्य प्रदेश, जो अब चीता स्टेट के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, जल्द ही नैरादोही अभयारण्य को चीतों का तीसरा आवास बनाया जाएगा। तो नाम है नौरादेही, है मध्य प्रदेश में, चीतों का तीसरा स्थायी आवास बनाया जाएगा। ठीक है। यह कदम कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के सफल प्रवास के बाद लिया गया है। तो ए हो गया 2, कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर, तीसरा हो गया नौरादोही। ठीक है भैया, बस इतना ही पर्याप्त है। नौरादोही अभयारण्य में कुल 93 गांव थे, जिनमें से 44 गांवों को पहले स्थानांतरित किया जा चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चिली की राष्ट्रपति की भारत यात्रा को देखते हैं। चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर लैटिन अमेरिकी देश चिली गणराज्य के राष्ट्रपति, जिनका नाम है ग्रेवियल बोरिक फोंट ने अपने देश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा किया। 16 वर्षों के बाद, ध्यान रखिएगा, 16 वर्षों के अंतराल के पश्चात चिली के किसी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा रही है। हैदराबाद हाउस में मेजबान राष्ट्रपति का स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जहां आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों, सौर ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स में उपयोग किए जाने वाले बहुमूल्य खनिजों के खनन व उत्पादन के सहयोग पर चर्चा हुई। कॉपर व लिथियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश चिली इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। वर्तमान में चिली से इन खनिजों का सबसे बड़ा आयातक चीन है। ठीक है। भारतीय निवेश की इच्छा भी व्यक्त किया राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। पारस्परिक लाभकारी समग्र व्यापार के लिए आर्थिक साझेदारी समझौता के लिए वार्ता शुरू करने की सहमति भी दोनों पक्षों में हुई। ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार 2020 में रुपया 1545 करोड़ था, जो 2024 में 3843 करोड़ का हो गया है।
द्विपक्षीय व्यापार व आपसी संपर्क संवर्धन में भारतीय उद्यमियों के लिए मल्टीपल एंट्री परमिट जारी करने की घोषणा चिली के राष्ट्रपति द्वारा की गई। ठीक है, आदान प्रदान के माध्यम से स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, अंटार्कटिका, प्राकृतिक आपदाओं, खेल कूद, सहकारिता आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए रास्ते खोलने पर भी सहमति व्यक्त किया गया। ठीक है, इस अवसर पर विभिन्न सहयोग से संबंधित 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कितने हस्ताक्षर हुए भारत और चिली के बीच में। अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र व भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम संबंधी समझौता भी शामिल है। आपदा प्रबंधन पर भी समझौता किया गया। ठीक है, चीनी की कोडेल्को व भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ। 2 अप्रैल को आगरा के ताजमहल के अवलोकन के पश्चात चीनी के राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, जिसके पश्चात 3 अप्रैल को वह मुंबई पहुंचे, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन ने किया। 5 अप्रैल को बेंगलुरु में चमन भारती स्कूल में एक परिचर्चा में भाग लिया। उसी दिन कर्नाटक सरकार ने उनके आगमन के उपलक्ष्य में एक इनोवेशनल समिट का आयोजन भी किया था। ठीक है, कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में चिली के सहयोग के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया। दुबई के क्राउन, जिनका नाम है प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद, इनकी भी भारत यात्रा हुई। दुबई के क्राउन हैं प्रिंस शेख अहमद बिन मोहम्मद अल मखतूम, जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री भी हैं। क्राउन के साथ साथ उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री हैं। भारत की आधिकारिक यात्रा 8-9 अप्रैल को किया। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 राज्यों में से एक है तथा भारत के साथ इसके नज़दीकी संबंध है। संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे 43 लाख भारतीय प्रवासियों में से अधिकांश दुबई में ही रहते हैं। 8 अप्रैल नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी केंद्रीय पर्यटन एवं पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया। क्राउन प्रिंस के स्वागत के बाद मेजबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ठीक है, रक्षा संबंधों के अतिरिक्त आर्थिक, वाणिज्यिक, अन्य रिश्तों के समर्थन में भी वार्ता हुई। कई महत्वपूर्ण निर्णय इस वार्ता में लिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का एक कैंपस दुबई में स्थापित करने, जिसमें MBA पाठ्यक्रम सितंबर 2025 में शुरू होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का कैंपस दुबई के एक्सपो सिटी में इंडिया पवेलियन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखिएगा, केरल में कोच्चि व गुजरात में वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना के लिए भी दोनों पक्षों में समझौता हुआ। दुबई में UAE इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन तथा दुबई में दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इंडिया ऑफिस खोलने की सहमति बनी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ क्राउन प्रिंस शेख हमदान की भारत व UAE के बीच रक्षा से जुड़े क्षेत्रों पर भी बात हुई। क्राउन प्रिंस के कार्यक्रम मुंबई में थे, जहां भारत व UAE के उच्च स्तरीय उद्यमियों की एक राउंड टेबल का कार्यक्रम था। राउंड मतलब गोल मेज, गोल टेबल। ठीक है, यहाँ पर वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। दोनों देशों के समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि पर चर्चा इस बैठक में हुई। ठीक है, मुंबई से ही क्राउन प्रिंस वापस अपने स्वदेश लौट गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है JD वेंस, इन्होंने भारत की यात्रा किया। ठीक है, सपरिवार भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस। ठीक है, भारतीय उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा बाला चिलुकुरी वेंस
व 3 बच्चे इवान, विवेक व मेराबेल भी उपराष्ट्रपति वेंस की इस पहली यात्रा पर उनके साथ थे। ठीक है, 4 दिन की उपराष्ट्रपति वेंस की भारत की इस यात्रा में एक बड़ा भाग उनके निजी कार्यक्रमों का था। इस यात्रा के लिए 21 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति व उनके परिवार का स्वागत अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर किया। वहीं दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति वेंस के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने अपनी पिछली अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई महत्वपूर्ण मुलाकात को याद किया, जब दोनों नेताओं के बीच मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तथा विकसित भारत 2047 की रोड मैप में सामंजस्य स्थापित करने की बात हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भी वार्ता हुई। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र, 2 किताबों का नाम श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है। यूनेस्को ने भारत के धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता और भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र को इस वर्ष 2025 मतलब यूनेस्को की विश्व विरासत स्मृति यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नाम भगवद गीता नाट्यशास्त्र। ठीक है, इस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 74 नई पांडुलिपियों को शामिल किया गया, जिसमें वैश्विक स्तर पर इन संग्रहों की कुल संख्या 570 हो गई है। ठीक है, और विश्व भर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, चित्रों, फिल्मों व ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी इसमें शामिल किया जाता है स्मृति रजिस्टर में। ठीक है, बस भगवद गीता और नाट्यशास्त्र का ध्यान रखिएगा। वर्ष 1992 में स्थापित किए गए विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत के ऋग्वेद सहित 12 रचनाएं पहले से ही यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में स्थान पा चुकी हैं। श्रीमद् भगवद गीता व नाट्यशास्त्र को शामिल किए जाने से 12 से संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 14 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का IGI दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। IGI मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है, पता है आप सभी को। वर्ष 2024 में विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। ठीक है, जो 7.7 करोड़ यात्रियों का आवागमन 2024 में हुआ यहाँ पर इस हवाई अड्डे पर, और 2023 से पूर्व वर्ष 2023 तुलना में 7.8% अधिक थी। ठीक है, 23 में 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था, और अभी जो है 2024 में देख रहे हैं 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा विश्व का है। ठीक है, इसका आकलन एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। बात आती है कि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो अमेरिका के अटलांटा में स्थित हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और दूसरा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा है डल्लास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका का। इस प्रकार से 3-4 याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्रम से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 10 सर्वाधिक। तो नंबर 1 पे अटलांटा हवाई अड्डा, दूसरा दुबई है ना, फिर डल्लास, टोक्यो, हनेडा, लंदन, तो इतना ऊपर हो गया। और भारत में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि 9वें स्थान पर है, 7.78 करोड़। 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में, कितने? 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर देश में स्थापित करने की अनुशंसा के बाद ऑस्ट्रेलिया की बोलोनगोंग व डिकिन यूनिवर्सिटी के परिसर में गांधी नगर में गिफ्ट सिटी में संचालित है, जबकि ब्रिटेन की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम स्थित परिसर में शैक्षणिक कार्यक्रम जुलाई 2025 में प्रारंभ होने की संभावना है। इनके बाद इसके अलावा 5 अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों को भी इसका आदेश मिला कि आप चालू कर सकते हैं।
ठीक है, इनमें कौन कौन शामिल है? शिकागो स्थित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया तथा इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन इटली शामिल है। ठीक है, 26-27 में इनका सत्र चालू होगा। इन विदेशी विश्वविद्यालयों में इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी हो गई। कहीं अगर पूछ दिया कि पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी कौन है, तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन में लिवरपूल है ना, हेल्थ साइंस बिजनेस ये सब पढ़ाएगा। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेटर नोएडा में अपना कैंपस स्थापित करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पांचों विश्वविद्यालय 2026-27 तक भारत में अपना कैंपस संचालित करेंगे। देश भर में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन। कितना? 103। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर स्थित देश नोक से देश के 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103, संख्या याद रखिएगा, 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ? राजस्थान के बीकानेर स्थित देश नोक से 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत के रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से बेहतर एवं आवश्यक सुख सुविधाएं युक्त बनाने की दीर्घकालीन योजना है। 2021 में यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 103 स्टेशनों में सबसे ज़्यादा स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं 19, दूसरे स्थान पर गुजरात है 18, फिर महाराष्ट्र 15, तमिलनाडु 9, मध्य प्रदेश 6, 5 छत्तीसगढ़ में, 5 कर्नाटक में, 8 राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का प्रस्ताव है और अभी 103 का हुआ है उद्घाटन। 2021 में ये प्रोग्राम चालू किया गया था। 500 स्टेशनों का 2027 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हो गया पूरा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 19 है। बरेली सिटी, बिजनौर, गोला, गोरखनाथ, हाथरस सिटी, ईदगाह, आगरा जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन, इज्जतनगर, गोवर्धन स्टेशन ये सब शामिल है। ठीक है, पुडुचेरी नेवा प्लेटफार्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल। क्या है नेवा प्लेटफार्म? 9 जून 2025 को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, इसी का जो है फुल फॉर्म है नेवा, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया। कौन बन गया? पुडुचेरी। इससे पूर्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नेवा लागू करने वाला 28वां विधानमंडल बना था। नेवा 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया को अपनाना है। यही है नेवा। 2022 में नागालैंड नेवा लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी थी। पहली विधानसभा 2022 में नागालैंड बनी थी। ठीक है, अब यह पुडुचेरी 29वां विधानमंडल हो गया है जो देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया अपनाएगा। दीव भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला। दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है दीव। ठीक है, भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी संपूर्ण ऊर्जा को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। तो ऐसा कौन सा भारत का जिला है? वह है दीव। कहाँ स्थित है? दादर, नगर हवेली तथा दमन और दीव। आपको पता होना चाहिए, दादर, नगर हवेली, दमन दीव अब एक में मिला दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन का आकलन यहाँ पर किया गया। इसी के तहत जो है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री ने इसकी घोषणा किया है। तो दीव ऐसा पहला जिला है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, डीआरडीओ ने 10 उद्योगों को 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी
भागीदारी यहाँ होगा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के साथ एक मजबूत रक्षा औद्योगिक तंत्र स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने 10 उद्योगों को 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करके एक बड़ा कदम उठाया है। VRDI में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत की उपस्थिति में लाइसेंसिंग समझौते संपे गए। ठीक है, तो ये 9 हैं। ठीक है, रासायनिक, जैविक, माउंटेन गन, ये सब नाम जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन हल्का सा अपना ध्यान रखिएगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRA सांख्यिकी रिपोर्ट। भारत के महापंजीयन द्वारा 7 मई नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। ठीक है, 2019-21 के अनुसार देश में मातृ मृत अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है। आगे देखते हैं कहाँ कमी आई है। ठीक है, 2014-15 में 16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 19 और 21 में 2019-21 में 93 हो गई है। अब जो मातृ मृत्यु दर है 19-21 में 93 हो गई है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो देश की शिशु मृत्यु दर 2014 में 1000 जन्मों पर 39 थी, घटकर 2021 में 1000 पर 27 हो गई है। तो थोड़ा सा शिशु जन्म दर, मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर देखिएगा, 130 से 37 अंक घट गया है। पहले 130 था, अभी 93 हो गया है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, प्रति लाख में। और शिशु मृत्यु दर 1000 जन्म पर गिना जाता है, पहले 39 थी, अब जो है किस्म घटकर 27 हो गई है। ठीक है, नवजात यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में 1000 पर 45 से 2021 में घटकर हो गया है 31। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27 शिशु मृत्यु दर और नवजात यानी 5 वर्ष से कम वाला 31 हो गया है। जन्म के समय लिंगानुपात 2014 में 899 था, अब 21 में कितना हो गया है 913। कुल प्रजनन दर 2021 में 2 पर स्थिर है, जो 2014 में 2003 से उल्लेखनीय सुधार हुआ। करेक्ट, पूरा का पूरा 2 हो गया है कुल प्रजनन दर 21 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रजनन दर पहले भी पूछा गया है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार पहले ही MMR 2030 से 70 SDG लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। 8 राज्य जो SDG लक्ष्य प्राप्त करे हैं, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का आपने ध्यान दे दिया, बहुत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए एक विशेष श्रेणी ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए जमीनी स्तर पहल की शुरुआत की है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना, ग्राम पंचायतों की भूमिका को सम्मानित करना है। ठीक है, स्वर्ण पुरस्कार दिया गया किसको? रोहिणी ग्राम पंचायत को। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया, जो सिरपुर तालुका, धुले जिला, महाराष्ट्र में है। 10 लाख रुपया दिया गया। रजत पुरस्कार किसको मिला है? पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जो कि पश्चिमी त्रिपुरा जिले में, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। 5 लाख दिया गया रजत का। जूरी पुरस्कार पालसाना ग्राम पंचायत, सूरत, गुजरात को दिया गया। ठीक है, और सुआकाटी ग्राम पंचायत, क्योंझोर, जो कि उड़ीसा में दिया गया है। ये है स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत, रजत पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम त्रिपुरा, और जूरी पुरस्कार ये दोनों हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पुरस्कार किसको दिया गया पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के झुड़पी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित किया।
महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में फैली